हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। तरंग शक्ति में भारतीय वायुसेना ने दिखाई अपनी हवाई युद्ध क्षमता। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपनी रात्रिकालीन हवाई युद्ध की क्षमता का प्रदर्शन किया है। जोधपुर का आसमान शक्तिशाली लड़ाकू विमानों की गर्जना से जीवंत हो उठा। फेज 2 के दौरान वायुसेना की रात्रि मिशन सटीकता से विदेशी सेनाओं के सामने अपनी ताकत और अंतर संचालन क्षमता का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना की मेजबानी में पहली बार हो रहे बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत 29 अगस्त से हुई। 14 सितंबर तक चलेगा वायुसेनाओं का तरंग शक्ति अभ्यास। इस चरण में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर, यूएई की वायुसेनाओं के साथ 14 सितंबर तक चलने वाली तरंग शक्ति के दौरान वायुसेनाओं के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, विशेष ऑपरेशन विमान, मध्य हवा में ईंधन भरने वाले और हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली विमान सहित 70 से 80 विमान भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास में अमेरिका अपने F-16 और A-10 विमानों के साथ भाग ले रहा है। स्वास्थ्य अनुसंधान में AI की भूमिका पर NHA और IIT कानपुर के बीच समझौता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और IIT कानपुर के बीच हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए और एक समझौता हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य नमूनेशी डेटा प्लेटफॉर्म के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अहम बदलाव लाना है। आज बुधवार को निर्माण भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और IIT कानपुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत विभिन्न मशीन लर्निंग मॉडल पाइपलाइनों में एक संघीय शिक्षण मंच, एक गुणवत्ता संरक्षण डेटाबेस, AI मॉडल की तुलना और सत्यापन के लिए एक खुला बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म और आयुष्मान भारत मिशन डिजिटल मिशन के तहत अनुसंधान के लिए एक सहमति प्रबंधन प्रणाली शामिल होगी, जो IIT कानपुर द्वारा विकसित किया जाएगा। बाद में प्लेटफॉर्म का संचालन NHA द्वारा किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए AI की अपार क्षमता का पता चलेगा। हमारा सपना दुनिया के हर डिवाइस में हो रहे भारत निर्मित चिप। क्या सपना है कि दुनिया के हर डिवाइस में हो भारत निर्मित चिप। PM मोदी ने यह बात कही है। PM मोदी ने आज बुधवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में भारत निर्मित चिप लगी हो। भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए हर जरूरी प्रयास करेगा। PM मोदी ने इस अवसर पर यहां प्रदर्शित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। 11 से 13 सितंबर तक चलने वाला यह 3 दिवसीय सम्मेलन भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति का प्रदर्शन करेगा, जो भारत का सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने की परिकल्पना करता है। वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर मेड इन इंडिया का हो लोगो PM मोदी ने कहा है। सेमीकंडक्टर पावर हाउस पर भारत की 3D शक्ति जिक्र करते हुए PM मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार सुधारवादी है। देश के पास एक बढ़ता विनिर्माण आधार है और देश का महत्वाकांक्षी बाजार तकनीकी रुझानों का अवगत है। PM ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए सरकार 50% सहायता प्रदान करती है। सरकारी हस्तक्षेप के कारण भारत पहले ही 1.5 ट्रिलियन रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित कर चुका है। सेमिकॉन इंडिया 360 डिग्री दृष्टिकोण वाली एक ऐसी पहल है जो भारत में चिप्स के समग्र उत्पादन को बढ़ाएगी। हम चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर मेड इन इंडिया लोगो हो। राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार जताया। दरअसल राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए की थी। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 15 विशिष्ट नर्सों और ANM को प्रदान किए हैं। इन नर्स और मिडवाइस का राष्ट्र के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। महामारी, जलवायु परिवर्तन और संघर्ष जैसी महत्वपूर्ण चुनौती का सामना कर रहे विश्व में नर्स सबसे आगे हैं, जो इन मुद्दों को सरलता से सुलझाने और स्वास्थ्य प्रणाली को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शहरी क्षेत्र के सभी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के 1440 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 695 में आयुष सुविधाएं उपलब्ध हैं और बाकी बचे स्वास्थ्य केंद्रों में भी यह सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। जनजातीय क्षेत्रों में 228 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष डॉक्टरों की उपलब्धता के साथ मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। 296 की संख्या के साथ ओडिशा पहले और 279 की संख्या के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। यह जानकारी आज बुधवार को जनसंपर्क अधिकारी अवनीश सोमकुंवर ने दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स में सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश वर्ष 2005 से ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करने वाले देश के पहले 6 राज्यों में से शामिल हो गया है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों वाले 10 राज्यों में 7वें स्थान पर आ गया है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में भी मध्य प्रदेश पहले 6 राज्यों में शामिल है। देश में कुल 5491 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 332 है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन, कहा 60 लाख नौकरियां होंगी पैदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को कहा कि यह सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है और भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए हर कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश में चिप उत्पादन की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि हर डिवाइस को भारतीय निर्मित चिप्स से लैस किया जा सके। पीएम मोदी ने कहा कि आप सही समय पर सही जगह पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन के दौरान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों का विशेष रूप से अभिनंदन करते हुए कहा, भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ यह आयोजन हो रहा है और मैं यह कह सकता हूं कि दिस इज़ द राइट टाइम टू बी इन इंडिया। आगे जोड़ते हुए उन्होंने कहा, आप सही समय पर सही जगह पर हैं। 21वीं सदी भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन। आज का भारत दुनिया को भरोसे देता है। व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बैट ऑन इंडिया। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डालते उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दशक के अंत तक देश के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को $500 बिलियन का उद्योग बनाने का लक्ष्य रखा है। नीति आयोग के सेमिनार में महिलाओं के नेतृत्व वाली संस्थाओं और नागरिक समाज के महत्व पर जोर। नीति आयोग ने हाल ही में सतत ग्रामीण आजीविका पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने की। संगोष्ठी में ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने, बाजार संपर्क, ग्रामीण मूल्य श्रृंखला और निवेश, माइक्रो फाइनेंस, उद्यमिता, ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजन, लचीली कृषि और जल सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सत्र में वित्तीय समावेशन, गिग, देखभाल, हरित और नीली अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार सृजन और निर्माण, सेवाओं और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में रोजगार के विस्तार के माध्यम से समावेशी आर्थिक विकास की खोज की गई। चर्चाओं में उत्पादकों को बड़े बाजारों से जोड़कर ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने पर प्रकाश डाला गया और विकेंद्रीकरण और समुदाय संचालित पहलों के माध्यम से ग्रामीण प्रगति को आगे बढ़ाने में ग्राम पंचायतों, महिलाओं के नेतृत्व वाली संस्थाओं और नागरिक समाज के महत्व पर जोर दिया गया। नीति आयोग के अनुसार उद्घाटन सत्र में
आने वाले वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के संभावित योगदान को रेखांकित किया गया। प्रतिभागियों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उभरते रुझानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण बुनियादी ढांचे में वृद्धि और स्थायी आजीविका प्राप्त करने के लिए एकीकृत रणनीतियों पर चर्चा की। आरबीआई ने एक्सिस और एचडीएफसी बैंक पर लगाया 2.91 करोड़ का जुर्माना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कुछ खामियों के लिए एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर सख्त कार्रवाई करते हुए 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने आज मंगलवार को जारी एक बयान में कहा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर क्रमशः 1.91 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक दोनों बैंकों पर कुल मिलाकर 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों और जमा पर ब्याज दर, अपने ग्राहकों को जाने केवीआईसी तथा कृषि ऋण प्रवाह गिरवी मुक्त कृषि ऋण पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए एक्सिस बैंक पर 1.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं जमा पर ब्याज दर, बैंकों के वसूली एजेंटों, बैंकों में ग्राहक सेवा पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बैंकों के ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा कोई असर, आरबीआई ने कहा है। रिजर्व बैंक ने कहा कि यह जुर्माना वैधानिक और विनियामक अनुपालन में कमियों से संबंधित है। इससे बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टाटा ग्रुप ने किया लॉकहीड मार्टिन से समझौता, C-130J सुपर हरकुलीस का होगा निर्माण। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड और रक्षा उत्पाद बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के बीच एयरलिफ्टर प्रोजेक्ट को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। दोनों कंपनियों ने C-130J सुपर हरक्यूलिस टैक्टिकल एयरलिफ्टर प्रोजेक्ट को लेकर साझेदारी शुरू करने का ऐलान किया है। भारतीय वायुसेना के मौजूदा बेड़े के साथ साथ हरक्यूलिस फ्लीट की रखरखाव, मरम्मत, ओवरहेलिंग फैसिलिटी का सेटअप तैयार करने की दिशा में काम किया जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अमेरिका दौरे के समय भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी थी। इसके बाद लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बीच हुए एयरलिफ्टर प्रोजेक्ट के समझौते को काफ़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट माना जा रहा है। दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के मुताबिक एयरलिफ्टर प्रोजेक्ट के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। भारतीय वायुसेना C-130J हरकुलीस का उपयोग करती है और वायुसेना के पास 12 विमानों के बेड़ा है। टाटा एडवांस सिस्टम की ओर से कहा गया कि अगर भारत और अमेरिका की सरकारों की ओर से मंजूरी मिली तो भारत में C-130J की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार के साथ साथ वायुसेना के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA प्रोग्राम के लिए विमान बनाने की दिशा में भी काम हो सकता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वायुसेना आने वाले दिनों में 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना बना रही है। इसके लिए 2023 में ग्लोबल टेंडर भी जारी किया गया था, जिसको लेकर लॉकहीड मार्टिन ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। दावा किया जा रहा है कि अगर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लॉकहीड मार्टिन को मिला तो ये कंपनी भारत में असेंबली कैपेसिटी और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए यूनिट भी स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ANRF की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 10 सितंबर को नवगठित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। NRF का उद्देश्य उद्योग, शिक्षा, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करना और वैज्ञानिक और संबंधित मंत्रालयों के अलावा उद्योगों और राज्य सरकारों की भागीदारी और योगदान के लिए परस्पर तालमेल का एक तंत्र तैयार करना है। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO द्वारा जारी एक बयान के अनुसार बैठक के दौरान PM मोदी ने कहा कि आज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक के साथ एक नई शुरुआत हुई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के अनुसंधान
रिसर्च इकोसिस्टम में बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने की आवश्यकताओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शोध को मौजूदा समस्याओं के नए समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि समस्याएं वैश्विक प्रकृति की हो सकती हैं, लेकिन उनका समाधान भारतीय ज़रूरतों के अनुरूप स्थानीय होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संस्थानों के उन्नयन और मानकीकरण की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने उनकी विशेषज्ञता के आधार पर डोमेन विशेषज्ञों की एक सूची तैयार करने का सुझाव दिया। पीएम ने एक डैशबोर्ड विकसित करने की भी बात कही, जहां देश में हो रहे अनुसंधान और विकास से जुड़ी जानकारी आसानी से ट्रैक की जा सके। 2030 तक 1 करोड़ इकाई का होगा भारत का इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजार, नितिन गडकरी ने बात कही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि देश का इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजार 2030 तक 1 करोड़ इकाई सालाना बिक्री के आंकड़े को छू लेगा। इससे 5 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही लिथियम आयन बैटरी निर्यात करने की स्थिति में होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजधानी नई दिल्ली में आयोजित सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम के 64वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। गडकरी ने कहा कि भारत भविष्य में दुनिया का शीर्ष वाहन विनिर्माण केंद्र बन जाएगा। उन्होंने कहा भारत का इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी बाजार 2030 तक 1 करोड़ इकाई सालाना तक पहुंच सकता है। इससे 5 करोड़ नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय ईवी बाजार की क्षमता 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि लिथियम आयन बैटरी की लागत में और कमी आने की उम्मीद है, जिससे किफ़ायत में मदद मिलेगी और इस प्रकार बड़े पैमाने पर इसकी स्वीकार्यता में तेजी आएगी। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक ईवी वित्तपोषण बाजार का आकार 4 लाख करोड़ रुपए है। सीधा दवाओं से किशोरियों में एनीमिया बीमारी हो रही है ठीक, आयुष मंत्रालय ने बात बोली है। PHI पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव का संचालन करने वाले शोधकर्ताओं के प्रतिष्ठित इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज में हाल ही में प्रकाशित एक स्टडी में दावा किया गया कि सिद्धा दवाओं के मिश्रण के इस्तेमाल से किशोरियों में एनीमिया बीमारी में सुधार हो रहा है। एनीमिया के इलाज के लिए सिद्ध औषधियों के इस्तेमाल को मुख्य धारा में लाने का यह पहल की गई है। आयुष मंत्रालय ने आज एक बयान में बताया कि इस अध्ययन में 2648 लड़कियों को शामिल किया गया, जिनमें से 2300 लड़कियों ने मानक 45 दिवसीय कार्यक्रम पूरा किया। रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले शोधकर्ताओं ने सभी लड़कियों को क्वेंटमवंडलकुरणम से कृमि मुक्त किया और फिर अवलोकन के तहत सभी लड़कियों को अर्णवपेतिसेतुरम, बावना, पुटकय, मटोलाई, मणपक्कू और नेलिकेक लियम का 45 दिनों का उपचार दिया गया। इस अध्ययन के कार्यक्रम पूरा होने से पहले और बाद में जांचकर्ताओं ने सांस फूलना, थकान, चक्कर आना, सिरदर्द, भूख न लगना और पीलापन जैसी नैदानिक विशेषताओं की उपस्थिति का मूल्यांकन किया था। इसके साथ ही हीमोग्लोबिन मूल्यांकन और जैव रासायनिक आकलन भी किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार एनीमिया के लिए कट ऑफ पॉइंट 11.9 मिलीग्राम DL निर्धारित किया गया। 8.0 मिलीग्राम DL से कम हीमोग्लोबिन स्तर को गंभीर माना जाता है और 8.0 से 10.9 मिलीग्राम DL के बीच को मध्यम और 1.0 वो 11 से 11.9 मिलीग्राम पर DL के बीच को हल्का माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 नवंबर में नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA 130 वर्षों में पहली बार भारत में अपनी आम सभा और वैश्विक सहकारिता सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन 25 नवंबर से 30 नवंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा।
सम्मेलन का विषय सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आधिकारिक शुभारंभ भी करेगा। सम्मेलन में भारतीय गांव की थीम पर बने हाट में भारतीय सहकारी उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय के एक बयान के अनुसार इस कार्यक्रम में भूटान के प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक परिषद के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि, ICA सदस्य, भारतीय सहकारी आंदोलन के प्रमुख तथा 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1500 प्रतिष्ठित अतिथियों के भाग ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 नवंबर में नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA 130 वर्षों में पहली बार भारत में अपनी आम सभा और वैश्विक सहकारिता सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन 25 नवंबर से 30 नवंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन का विषय है सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आधिकारिक शुभारंभ भी करेगा। सम्मेलन में भारतीय गांव की थीम पर बने हाट में भारतीय सहकारी उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय के एक बयान के अनुसार इस कार्यक्रम में भूटान के प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक परिषद के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि, ICA सदस्य, भारतीय सहकारी आंदोलन के प्रमुख तथा 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1500 प्रतिष्ठित अतिथियों के भाग ले सकते हैं। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर 2030 तक $100 बिलियन के निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने की राह पर, पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि ऑटो कंपोनेंट सेक्टर 2030 तक $100 बिलियन के निर्यात लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, जिससे यह क्षेत्र देश में सबसे बड़े रोजगार सृजनकर्ताओं में से एक बन जाएगा। यह बयान उन्होंने सोमवार को नई दिल्ली में ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 64वें वार्षिक सत्र में दिया। पीयूष गोयल ने ऑटो उद्योग से विश्व में अग्रणी बनने के लिए रोडमैप निर्धारित करने का आग्रह किया। साथ ही ऑटो कंपोनेंट उद्योग को अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि भारत का ऑटो सेक्टर विदेशों से निवेश आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। विद्युत चलित वाहनों EV के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएं। पीयूष गोयल ने कहा कि चूंकि भारत सकल घरेलू उत्पाद GDP के मामले में दुनिया भर की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, ऑटो सेक्टर को भी वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार होने से आगे बढ़कर अग्रणी बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने तकनीकी सुधारों के साथ साथ दुनिया भर में पहुंच के साथ आंतरिक विकास के संयोजन पर जोर दिया है। GST परिषद की बैठक में बड़ा फैसला, कैंसर की दवा व नमकीन पर GST की दर घटी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 54वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। परिषद ने कैंसर की दवाओं पर GST की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। चुनिंदा नमकीन पर GST 18% से घटाकर 12% किया गया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि कैंसर की दवाओं पर GST दर कम करने के निर्णय का उद्देश्य कैंसर के उपचार की लागत कम करना है। 6 महीने में ऑनलाइन गेमिंग में राजस्व बढ़ा। वित्त मंत्री ने कहा कि दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री समूह और रियल एस्टेट पर गठित GOM ने अपनी स्थिति रिपोर्ट को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर स्थिति प्रस्तुत की गई। उन्होंने कहा कि 6 महीनों में ऑनलाइन गेमिंग से राजस्व 412% बढ़कर 6,009 करोड़ रुपए हो गया है। नमकीन पर GST 18% से घटकर 12%। वित्त मंत्री सीतारमण ने सुषमा स्वराज भवन में GST परिषद की 54वीं बैठक के बाद संबोधित करते हुए यह बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा कि GST परिषद ने कैंसर की दवाओं पर GST की दर 12% से घटाकर 5% किया है, जबकि नमकीन पर GST 18% से घटाकर 12% करने की सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र और राज्य से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर को ग्रांट लेने पर GST नहीं चुकाना होगा। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।